Welcome back, students. I hope you all guys are doing great, staying fit and fine. So we are back with one new important video. That's what is this reason and assertion type questions. सर बहुत कंफ्यूजन है इस पेपर में क्योंकि रीजन एंड असर्शंस को कैसे करें सर, चार ऑप्शन से कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए, जब एक बार ये वाला वीडियो आप देख लेंगे तो आपका कोई भी रीजन एंड असर्शन का क्वेश्चन आपको बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं रीजन एंड असर्शन क्वेश्चंस को समझने की। और इसके डिस्क्रिप्शन में हम इसका गेस्ट पेपर साइंस का और साइंस के रिलेटेड जो भी मटेरियल हमने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट बना रखा है नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, आपको इसके रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए होंगे या कुछ भी तो वो आपको नीचे मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसमें रीजन एंड असर्शन के क्वेश्चंस की। देखिए, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं आपके पेपर में आपको पूछ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक, यानी कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 3 मार्क्स। तो ये आपके 3 मार्क्स है, मतलब बहुत अच्छा खासा वैल्यू है इनका, 50 में 3 मार्क्स। ठीक है, तो चलिए, डायरेक्शंस आपको दिए जाते हैं 2 सिचुएशंस में। ठीक है, आपको क्या किया जाता है, एक असर्शन बताई जाती है और उसके ऊपर एक रीजन दिया जाता है। ठीक है, मान के चलो अगर आपको एक असर्शन दी जाएगी, एक असर्शन आपको बताई जाती है और इसी असर्शन के नीचे एक रीजन दिया जाता है। ध्यान रखना, उसके नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं और वो 4 ऑप्शंस क्या है बच्चों, ध्यान रखिएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स इट वेल। ठीक है, रीजन जो है ये करेक्टली एक्सप्लेन करता है असर्शन को। पहला ऑप्शन आपका ये होता है। दूसरा ऑप्शन क्या होता है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, दोनों ट्रू हैं बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तीसरी बात, assertion A is true but reason R is false। ध्यान रखिएगा, assertion A is false and reason R is correct। ठीक है, R is true। ऐसी सिचुएशंस आपसे पूछी जा सकती है। समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास जो कि हमने सैंपल सेट पेपर से लिया है, आपके मॉडल पेपर से लिया है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है, आयरन इज यूज्ड इन ब्रिड्ज एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ। ध्यान रखना, assertion में क्या बताया गया कि लोहा इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, ब्रिजेस में या बाकी जगहों को किसी भी स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, मजबूत बनाने के लिए। उसके बाद रीजन क्या है कि a coating of zinc is deposited on the iron to protect it from corrosion and formation of rust। आप कहोगे सर पहले में कहा गया कि आयरन स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, दूसरे में कहा गया कि इसके ऊपर आयरन के ऊपर कोटिंग चढ़ाई जाती है इसके ऊपर ताकि ये रस्ट से बचा सके, यानी कि कोरोजन ना हो, इसे रस्ट ना लगे। सर दोनों तो करेक्ट हुए बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो पहला वाला है ना ये भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, लेकिन क्या दूसरा पहले वाले को स्ट्रेंथ बता रहा है, यानी कि इस रीजन में ये लिखा होना चाहिए था कि आयरन क्यों स्ट्रांग है, यही रीजन होना चाहिए था। बट यहां आयरन की एक और प्रॉपर्टी बताई गई है और वो भी करेक्ट है। तो हम यहां पे, क्योंकि आपका रीजन आर जो है वो आपके ए को एक्सप्लेन नहीं करता, दोनों अपनी जगह पे करेक्ट है बट दोनों का डिफरेंट वे ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू है। इसका इसके साथ कोई टच है ही नहीं। आयरन स्ट्रांग इसलिए होता है ठीक है, कि उसे हम मान के चलो, यहां बताया गया कि ब्रिज में हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि आयरन स्ट्रेंथ होती है, उसकी स्ट्रांग होता है। और दूसरा बताया गया कि उसको कोरोजन से हम इसलिए रोक सकते हैं कि क्यों, विद द हेल्प ऑफ कोटिंग। तो दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। बट देखिए, अब यहां पे आप बोलोगे सर कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रीजन तो इस चीज को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा भाई। तो हम क्या कहेंगे कि आपका बी पार्ट जो होगा इसमें करेक्ट होगा। ध्यान रखना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये तब सिचुएशन आएगी जब ये दोनों करेक्ट हैं मगर इसका और इसका आपस में कोई कनेक्शन है नहीं, और जैसा इस सिचुएशन में था हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स काज वाटर पोल्यूशन। हमें पता है कि पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इनसे वाटर पोल्यूशन होता है, क्योंकि जब भी हम इन्हें छिड़काव करते हैं तो ये पानी के साथ मिक्स हो ही जाता है। ठीक है, उसके बाद रीजन बताया गया है कि पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स गेट डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब देखिए, पहला क्या कहा कि पेस्टिसाइड की वजह से पोल्यूशन होती है, और दूसरा रीजन उसका ये है क्योंकि ये पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं तो इसलिए पोल्यूट कर देते हैं पानी। दोनों एग्जैक्टली ठीक भी है, और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि पानी पेस्टिसाइड्स की वजह से क्यों खराब हो रहा है। क्योंकि पानी जो है बच्चों,
पानी बेसिकली, पानी क्या काम करता है, ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। पानी क्या काम करता है कि इन पेस्टिसाइड्स को अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है, और यही रीजन है कि पेस्टिसाइड मिक्स जब हो जाएंगे तो पानी को फ्लूट तो करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला वाला ऑप्शन को आप टिक मारेंगे कि बोथ असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और ट्रू भी हैं, एंड जो रीजन है ना वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है आपके असर्शन। समझ गए, समझ गए, क्लियर हुआ? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। सिर्फ अप्रोच आपका कैसा है, दैट मैटर्स अ लॉट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है हमारे पास, ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता बल्कि इंक्रीज होता है। ग्लोबल वार्मिंग, वार्म होना किसी चीज का, तो यहां पे आप वार्मिंग वर्ड से समझिए कि हीट तो इंक्रीज होगी, मतलब यहां बताया गया है कि डिक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब है ये वाला जो स्टेटमेंट है बेसिकली फॉल्स है। और अगर ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है तो इससे क्या हुआ, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज काजिंग वार्मिंग ऑफ द अर्थ, और ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से वार्मिंग ऑफ द अर्थ होती है। अब देखिए अगर हम यहां पे ध्यान रखें कि दोनों स्टेटमेंट्स जो हमारे हैं, चाहे हम असर्शन ए की बात करें और रीजन आर की बात करें, ये ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हम कह सकते हैं वार्मिंग ऑफ द अर्थ इज पॉसिबल, ठीक है। बट यहाँ पे असर्शन जो है आपका करेक्टली फॉल्स है, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, तो आप लिखोगे डी, क्योंकि आपने क्या देखा, असर्शन फॉल्स है, ये वाला ट्रू है, और ये एक दूसरे को तो एक्सप्लेन कर ही नहीं रहे, तो आप कहेंगे कि ए आपका फॉल्स है और बी आपका ट्रू है। देखिए असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। समझ गए बात को? एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद देखिए सिल्वर इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, हालांकि बनाए जा सकते हैं सिल्वर की भी, लेकिन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स ट्रू, देयर इज नो डाउट इन दैट। सिल्वर इज नॉट यूज्ड फॉर मेकिंग इन इलेक्ट्रिकल केबल्स, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है, ये भी ऑल्सो ट्रू है, दोनों ट्रू है हमारे पास। बट याद ध्यान रखिएगा सिल्वर को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में, या यूज किया भी जाता है, ठीक है। लेकिन रीजन क्या है, देखिए यहां पे आप ध्यान रखेंगे क्योंकि सिल्वर बहुत कॉस्टली होता है, हम एल्यूमिनियम की वायर्स को यूज करते हैं और वो हमारे लिए लेस कॉस्टली पड़ती है एज कम्पेयर टू सिल्वर। अगर हम सिल्वर की तारे बनाने जाएंगे तो हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की कास्ट बहुत ज्यादा, हाँ के सेविंग्स अच्छे हो सकते हैं बट ये ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए सिल्वर को यूज किया ही नहीं जाता है। तो आप देखेंगे बोथ असर्शन एंड रीजन, आंसर बी जो है देखना, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो ध्यान रखिए दोनों ट्रू है, इसको केबल्स में नहीं बनाया जाता और ये बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो लेकिन एक दूसरे को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि बोथ असर्शन और रीजन ट्रू है, बट रीजन is not the correct explanation of a, that's a very simple and easier approach. Next is virtual image cannot be seen by the human eye. Virtual image को human eye नहीं देख सकती। दूसरी बात ध्यान रखिएगा, virtual image is formed by diverging rays, ठीक है। अब देखो virtual image is not seen, image चाहे किसी की तरह हो तो obviously कैमरा से जज हो जाएगी, तो आंखों से तो दिखेगी, तो पहला वाला तो obviously false हो गया, पहला वाला तो फॉल्स हो गया। दूसरा है विजुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय डाइवर्जिंग रेज, परफेक्टली राइट, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यानी कि एक फॉल्स है एक ट्रू है, आप देख लो असर्शन फॉल्स और रीजन ट्रू किस में आता है, असर्शन फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ये वाला क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल। उसके बाद लैंडस्लाइड्स आर नेचुरली कॉज्ड डिजास्टर्स, लैंडस्लाइड्स नेचुरली कॉज्ड डिजास्टर्स नहीं हो सकते, क्योंकि अब ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि लैंडस्लाइड्स रीजन होते हैं हम जो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज करते हैं, हम कहीं पे खोदते हैं, हम कहीं पे जब पेड़ पौधे उगाड़ लेते हैं, तो लैंडस्लाइड्स तो आने ही, क्योंकि जब हमने अपने एनवायरनमेंट को डिग्रेड करा तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स पॉसिबली आते हैं, और ये सारी चीजें करते हैं। एक्टिविटीज सच एज, अगर हम ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से और इस चीज को समझेंगे भी, हमारे पास क्या है, एक्टिविटीज सच एज माइनिंग एंड डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज लैंडस्लाइड्स, और इसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे असर्शन की अगर हम बात करें इस फॉल्स जो हमने किया था, असर्शन फॉल्स है और रीजन आपका ट्रू है, रीजन आपका ट्रू है, तो ये वाला आंसर जो है आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास क्या है, द सीस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, ऑब्वियसली परफेक्टली करेक्ट, नो इश्यूज। द ट्रिमर्स प्रोड्यूस्ड वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड वेव्स, ठीक है, इनको वेव्स कहा जाता है। देखिए बहुत एग्जैक्टली करेक्ट है, अगर हम ध्यान रखेंगे
कि सीस्मोग्राफिक वेव्स जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं सीस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट्स पे जब भी शेकिंग होती है या वेव्स को हम रिकॉर्ड करते हैं। और रीजन क्या है कि ट्रिमर्स जो होते हैं इस शेकिंग की वजह से प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं ट्रिमर्स की वजह से नीडल्स अप डाउन होके हमें ग्राफ की रीडिंग्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम बात करें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है अपने असर्शन को, तो बहुत सिंपल कहानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, platinum, gold, and silver are used to make jewelry. Okay, good. Now, platinum, gold, and silver are least reactive metals and high malleable and lustrous. ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें ना इन दोनों सिचुएशंस में, देखिए हमारे पास दोनों पार्टिकुलर सिचुएशंस करेक्ट हैं और ये मान के चलो हम इसलिए भी कह सकते हैं कि ये लेस रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई वी आर एक्चुअली गोइंग टू यूज देम एज वेल। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। बहुत सिंपल कहानी है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा आपका, फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड्स टू रिप्लेनिश द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स। वेरी गुड, परफेक्टली राइट, तभी तो ऐड किया जाता है ताकि सॉइल को रिप्लेनिश किया जा सके। कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स। बार बार कल्टीवेशन करने से सॉइल रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाती है। नहीं भाई, ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये आपका फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि बार बार कल्टीवेशन करेंगे हम तो सोइल की भी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी, न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे, तो उससे भी अपना टाइम चाहिए होता है वो रिगेन करने के लिए, खाद बाकी सारी मेहनत चाहिए होती है, ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल। ठीक है, अब देखो असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये इसका करेक्ट आंसर है और रीजन उसके लिए ये आप लिख सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो देखो बच्चों, मैंने आपको कुछ असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बताए। अब आई होप कि आपका इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट वहां पे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो आप अच्छे से कर सकते हैं। इसमें दो चीजों का अच्छे से ध्यान, असर्शन, रीजन और आपके जो चार पार्ट्स यानी कि ए, बी और सी और डी, ठीक है, इनका रिलेशन आप अच्छे से याद रख लें। इंशाल्लाह रहमान आपको किसी तरह का कोई भी दिक्कत जो है वो नहीं होने वाला है। So up till we are meeting in the next session. Till then, take care, guys, and God bless you all, guys. Thank you.